गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय ऑल व्यूअर्स, सभी को गुड मॉर्निंग। आज मैं पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेके, हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य। इस पाठ के जितने भी अभ्यास के प्रश्न उत्तर हैं उन्हें मैं आज इस वीडियो में हल कराऊंगी, जिसे आप समझिए, पढ़िए और उसको अपनी कॉपी में नोट करिए। और जो मेरे नए व्यूवर्स हैं जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर किया करें। चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। यानी यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसमें से जो सही है उसे चुनकर हमें लिखना है। तो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, तो हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? इसमें लोकतंत्र, राजतंत्र, साम्राज्यवाद, तानाशाही। तो हम तानाशाही नहीं करते, साम्राज्यवाद नहीं चाहते हैं और राजतंत्र भी नहीं चाहते हैं। अर्थात यहाँ पे हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य क्या है? लोकतंत्र, जिसमें सभी का समानता का अधिकार होता है। इसलिए हम इसमें हमारा जो राष्ट्रीय लक्ष्य है वो क्या है? लोकतंत्र। हमारा प्रश्न नंबर 2, हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं, किसने कहा था? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, महात्मा गांधी। तो इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहते हैं। प्रश्न नंबर 3, निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? का नंबर विश्व शांति की स्थापना के लिए, खा नंबर युद्ध के लिए, गा नंबर सरकार बनाने के लिए और घा नंबर परमाणु शस्त्रों के लिए। तो हमको निःशस्त्रीकरण क्यों आवश्यक है? यानी हमें शस्त्र नहीं चाहिए, शस्त्र का हम उपयोग नहीं करेंगे, इसका मतलब होता है निःशस्त्रीकरण। तो निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों आवश्यक है? विश्व शांति की स्थापना के लिए, युद्ध के लिए, सरकार बनाने के लिए, परमाणु शस्त्रों के लिए। तो युद्ध के लिए हमें नहीं चाहिए, सरकार बनाने के लिए भी नहीं चाहिए और परमाणु शस्त्रों के लिए भी नहीं चाहिए। हमें निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता विश्व शांति की स्थापना के लिए चाहिए। अर्थात यहाँ पे उत्तर क्या होगा? विश्व शांति की स्थापना के लिए। प्रश्न 4, जाति व धर्म के आधार पर मतदान लोकतंत्र को क्या बनाता है? शक्तिशाली बनाता है, कमज़ोर बनाता है, हमारे अधिकार सुरक्षित रखता है या उपयुक्त तीनों? यानी क्या होगा इसमें? तो यह है हमें क्या करता है? हमें कमज़ोर बनाता है। जाति और धर्म के आधार पर अगर हम मतदान करते हैं तो यह हमारे लोकतंत्र को क्या करेगा? कमज़ोर बनाएगा। इसलिए यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा? कमज़ोर बनाता है। प्रश्न 5, वयस्क मताधिकार के लिए आयु निर्धारित है 14 वर्ष, 18 वर्ष, 21 वर्ष, 25 वर्ष। तो इसका सही उत्तर है 18 वर्ष। हमारे भारत में वयस्क मताधिकार के लिए 18 वर्ष की आयु होना आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति में कुछ वाक्य दिए गए हैं जो बीच में खाली हैं, इन्हें हमें उचित शब्दों के द्वारा भरना है। तो पहला है, संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है? तो संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है जो हमें भारत में लोकतंत्र को स्थापित करने में सहायता करते हैं। फिर प्रश्न नंबर 2, कि लोकतंत्र का शासन होता है, अर्थात लोकतंत्र में किसका शासन होता है? तो लोकतंत्र में जनता का शासन होता है। फिर तीसरा है, पंथ निरपेक्षता में किसकी स्वतंत्रता रहती है? तो पंथ निरपेक्षता मतलब है पंथ निरपेक्षता का मतलब है किसी भी धर्म को विशेष महत्व न देना। इसमें भारत के लोकतंत्र में सभी धर्मों को समान अधिकार देना। तो पंथ निरपेक्षता में किसकी स्वतंत्रता रहती है? तो यहाँ रिक्त स्थान में आएगा कि अपने धर्म की उपासना की स्वतंत्रता रहती है। फिर 4 है, गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक संगठनों में रहना। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो गुट निरपेक्षता का अर्थ है अपने सैनिक संगठनों से अलग रहना, हमें किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। फिर प्रश्न नंबर 5, लोकतंत्र का मुख्य तत्व
किसकी समानता और है? तो यहाँ पे उत्तर होगा लोकतंत्र का मुख्य तत्व स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व है। ठीक, इस तरह से ये सारे रिक्त स्थानों को हमने यहाँ पे पूरा कर लिया। अब अगला हमारा प्रश्न है अति लघुत्तरीय प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। इसका पहला प्रश्न है स्वतंत्रता के प्रकार बताइए। तो स्वतंत्रता हमें कितने प्रकार की प्राप्त होती है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, नागरिक स्वतंत्रता, राजनीतिक स्वतंत्रता, आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता आदि स्वतंत्रता के प्रकार हैं। तो ये सारी स्वतंत्रताएं हमें प्राप्त होती हैं। प्रश्न नंबर 3 का दूसरा नंबर समानता का अर्थ लिखिए। तो इसका उत्तर है नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए राज्य द्वारा समान अवसर उपलब्ध करवाना ही समानता होती है। अर्थात सभी को समान अवसर उपलब्ध कराना, चाहे वह किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, किसी संप्रदाय का हो, सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध कराना समानता होती है। ठीक। प्रश्न नंबर 3 अप्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं? तो अप्रत्यक्ष तो ऐसा लोकतंत्र जहां जनता अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करके भेजती है उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। भारत में हमारे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। प्रश्न नंबर 3 का चौथा प्रश्न लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को साक्षर क्यों होना चाहिए? तो इसका उत्तर है लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक जागरूक और साक्षर होना चाहिए ताकि वह अपने मत का उचित प्रयोग कर सके। ठीक, जब हम साक्षर होंगे तभी हम अपने अधिकार के बारे में जानेंगे। समानता, अधिकार, जितने भी अधिकार हैं हमारे, जितने कर्तव्य हैं, इन सब के बारे में हमें नॉलेज होगा और हम अपने जो हम मतदान करते हैं उसका हम उचित प्रयोग कर सकेंगे। प्रश्न नंबर 4 में पहला प्रश्न यानी लघु उत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न वयस्क मताधिकार का अर्थ लिखिए। तो वयस्क मताधिकार का क्या अर्थ होता है? जहाँ पर वयस्क व्यक्ति को मत देने का अधिकार प्राप्त हो उसे वयस्क मताधिकार कहते हैं। हमारे देश में 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हर नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है और यह मताधिकार का सबसे अधिक प्रचलित सिद्धांत है। हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य कौन कौन से हैं? तो हमारा देश प्रजातांत्रिक देश है, अतः हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं जो लोकतंत्र, पंथनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक समरसता, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग। ये सभी क्या हैं? हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य हैं। प्रश्न नंबर 3 कि न्याय का वास्तविक अर्थ लिखिए। तो न्याय का वास्तविक अर्थ है न्याय उस सामाजिक स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति के पारस्परिक संबंधों की उचित व्यवस्था की जाती है जिससे समाज में व्यक्ति के अधिकार सुरक्षित रहें। न्याय की धारणा सत्य और नैतिकता के रूप में समझी जाती है। अब हम चलते हैं अपने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की आवश्यकता क्यों है? तो इसका उत्तर है विज्ञान ने संसार को आज समेट कर रख दिया है। विश्व के किसी भी कोने में होने वाली घटना का प्रभाव आज संपूर्ण विश्व के लोगों पर पड़ता है। अतः हम केवल तभी शांति से रह सकेंगे जब विश्व भर में शांति होगी और हम अपने संपूर्ण संसाधनों को तभी जनता के हित और विकास में लगा सकते हैं जब जनता के हित और विकास में जब हम विश्व में सर्वत्र शांति चाहेंगे। तो विश्व भर में शांति होगी और हम अपने संपूर्ण संसाधनों का तभी जनता के विकास में लगा सकेंगे जब देश में शांति रहने का विश्वास हो। विश्व का लगभग हर एक भाग एक दूसरे से भौगोलिक रूप से भिन्न है तथा उसकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अतः विश्व के प्राय सभी देशों को अपनी अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए किसी न किसी तरह एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है और इस प्रकार हम आपसी सहयोग द्वारा अपने जीवन का आनंद उठा सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या होना चाहिए? हमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सहयोग की आवश्यकता पड़ती है।
लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें कौन सी हैं? तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र की सफलता निम्नलिखित बातों पर निर्भर करती है। पहला नंबर, शिक्षित जनता। लोकतंत्र में जनता सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया में सहभागी रहता है। जब तक जन सामान्य राजनीतिक प्रश्नों को भलीभांति नहीं समझेगा तब तक उसकी सहभागिता न तो प्रभावशाली होगी और न ही अर्थपूर्ण रहेगी। इसके लिए जनता का शिक्षित होना बहुत आवश्यक है। अतः जनता का शिक्षित होना लोकतंत्र की पहली आवश्यकता है। दूसरी आवश्यकता है राजनैतिक जागरूकता। लोकतंत्र में नागरिकों को राजनीतिक प्रश्नों और मुद्दों की जानकारी होनी चाहिए तथा उन मुद्दों पर राजनीतिक दृष्टि से विचार करने की क्षमता होनी चाहिए। तो नागरिकों की विवेकशीलता के अभाव में प्रजातंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है, इसलिए राजनीतिक जागरूकता आवश्यक होती है। यह दूसरी शर्त होती है लोकतंत्र की सफलता के लिए। लोकतंत्र की सफलता के लिए तीसरी आवश्यक शर्त है स्वतंत्र प्रेस। लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र प्रेस का होना आवश्यक है। नागरिकों की स्वतंत्रता का सरकार द्वारा अतिक्रमण न हो, इसके लिए स्वतंत्र प्रेस का होना अनिवार्य है। स्वतंत्र प्रेस सरकार के दबाव में आए बिना जनता की मांगों को सरकार के सामने रखती है। अतः प्रेस को प्रजातंत्र का चौथा स्तंभ कहा गया है। चौथी आवश्यक जो शर्त है सामाजिक और आर्थिक समानता। समाज में जब तक ऊंच नीच, अमीर गरीब, छुआछूत आदि के भेदभाव रहेंगे लोकतंत्र अच्छी तरह से कार्य नहीं कर सकता है। इसी प्रकार धनिकों का धन, गरीबों की गरीबी लोकतंत्र को नष्ट कर देगी। अतः लोकतंत्र की सफलता के लिए सामाजिक और आर्थिक समानता आवश्यक है। इस तरह से आज हमने यह पाठ 5 हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य को पूर्ण किया है। इसको आप सभी याद करिए विधिवत, और सभी सब्सक्राइबर मेरे स्टूडेंट सभी को इस वीडियो को ज़रूर लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर किया करें। जितने भी वीडियो उन्हें देखें, पढ़ें, समझें। मिलते हैं अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।